नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी विद मनु मानस के साथ। और हम लाए हैं इस बार आदिकाल की 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें DU, BHU, JNU और NET JRF के प्रश्न रहेंगे, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और अपने रिव्यूज़ ज़रूर देंगे। 100 प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन परंपरा से संबंधित प्रश्नों की, हिंदी साहित्य काले भाजन से संबंधित प्रश्नों की और पूरे आदिकाल से संबंधित प्रश्नों की। आदिकाल में हमने जो बताए थे अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु साहित्य महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने नहीं बताया, और जो है नाथ साहित्य, रासो साहित्य और विद्यापति। अमीर खुसरो के बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, थोड़ा संक्षिप्त में जब प्रश्न आएंगे। और लौकिक साहित्य के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जब प्रश्नों को रखा जाएगा तो उसमें हम चर्चा जरूर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न में हम देखते हैं, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है। तो इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा रीतिकाल, क्योंकि आदिकाल जो है वह विकासवादी पद्धति के अनुसार है, और जो भारतेंदु युग है ये किसी व्यक्तिवादी पद्धति के अनुसार या नामकरणवादी पद्धति के अनुसार है, किसी के व्यक्ति के नाम पर आधारित है। तो जो प्रवृत्ति के आधार पर है वह रीतिकाल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है। तो रीतिकाल अलंकृत काल का है मिश्र बंधु ने, तो इसका उत्तर होगा मिश्र बंधु। राम कुमार वर्मा ने इन्हें रीतिकाल ही कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हें रीतिकाल की ही संज्ञा दी है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण दिया है। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल या मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। चारण काल की संज्ञा दी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और जो आरंभिक काल कहा है वह कहा है मिश्र बंधुओं ने कहा है। देखिए यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि आरंभिक काल और प्रारंभिक काल दोनों ही मिश्र बंधु ही आंसर होगा। तो इसका जो सही उत्तर है शुक्ल जी का, तो वीरगाथा काल है। इसका समय सीमा 1050 विक्रमी संवत से माना है। आगे बात करते हैं कि किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 ईस्वी विक्रम संवत से माना है। तो मैंने अभी बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रम संवत से इसे माना है, अर्थात 993 ईस्वी से। हमने बताया था विक्रम संवत से अगर ईस्वी निकालना हो तो -57 का आप कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपकी ईस्वी सन में निकल आती है। और जो मिश्र बंधुओं ने समय इसका रखा है वो रखा है मिश्र बंधुओं ने 700, और जो राम कुमार वर्मा है इन्होंने रखा है 750 विक्रम संवत। तो हम देखते हैं कि विभिन्न कवियों उन्होंने अपने अपने अनुसार अपने कालों का निर्धारण किया है। नागेंद्र ने जो कहा है वह कहा है कि 7वीं सदी से प्रारंभ हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या दिया है। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया। तो पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया है, जबकि रीति काल के लिए क्या कहा है, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, ठीक है। आगे बात करते हैं, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया। तो शुक्ल जी ने कालों का नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर किया। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो आदिकाल को चारण काल कहा है वह राम कुमार वर्मा ने कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काल का है रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधु ने कहा है प्रारंभिक काल, और नागेंद्र ने इसे आदिकाल कहा है। क्या कहा है, आदिकाल ही कहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 750 विक्रम संवत से हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना है, जबकि 700 से किसने माना है, ये माना है मिश्र बंधुओं ने। और 1000 विक्रमी संवत जो नॉर्मल सभी लोग मानते हैं, और 1050 माना है आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 से माना है। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा
नाम आदिकाल के लिए नहीं है। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा संधिकाल। क्योंकि आदिकाल में आदिकाल तो कहा है, सिद्ध सामंत काल भी है और चारण काल भी है। संधिकाल अकेले नहीं कहा है तो क्या कहा है, संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी है। वह किसने कहा, रामकुमार वर्मा ने। संधि एवं चारण काल की संज्ञा दी है रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना सरहापात को। चंद्रवरदाई को माना है किसने, शुक्ल जी ने। शालिभद्र सूरी को माना है गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त ने। और लुइपा जो है वह सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है इनका। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है लुइपा का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सरहापात का समय राहुल संस्कृत्यायन जी ने कब माना है? तो सरहापात का जो समय है वह राहुल संस्कृत्यायन जी ने 7वीं सदी माना है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो पहला ग्रंथ कहा जाए तो श्रावकाचार्य है हिंदी का। इसकी रचना 933 ईस्वी में की थी। ईस्वी में किसने की थी? देवसेन ने। किसने की थी? देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? तो देवसेन श्रावकाचार्य के रचयिता हैं। आगे श्रावकाचार्य की रचना कब हुई? तो 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वह परमाल रासु है। परमाल रासु को आल्हा खंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल्हा खंड भी कहा जाता है बीसलदेव रासु को। और जो बीसलदेव रासु की बात आती है तो बीसलदेव रासु की जो रचना की है वह की है नरपति नाल ने। नरपति नाल ने। खुमान रासु की रचना की है दलपति विजय ने। और जो पृथ्वीराज रासु हैं उसकी रचना की है चंद बरदाई ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो अभी मैंने बताया आलाखंड, तो ये परमाल रासु है, इसका लोकप्रिय नाम है आलाखंड। फिर बात करते हैं पृथ्वीराज रासु के विषय में कौन सी धारणा अधिक प्रयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त धारणा है वह अर्ध प्रमाणिकता की धारणा है। पृथ्वीराज रासु सर्वाधिक अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। बीसलदेव रासु है वह का प्रधान रस कौन सा है? तो बीसलदेव रासु का जो प्रधान रस है वह वीर रस है, लेकिन इसमें श्रृंगार के पुट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें 12 मासा का भी इसी में वर्णन मिलता है। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना है वह माना है पृथ्वीराज रासु को। चंद बरदाई ने लिखा था इसे। चंद बरदाई ने इसे लिखा था। और जो इसे पहला महाकाव्य माना है किसने? पहला महाकाव्य माना है शुक्ल जी ने इसे पहला महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासु के बृहत रूपांतरण के कुल कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासु के बृहत रूपांतरण के कुल 69 सर्ग हैं। कितने? 69 सर्ग हैं। रासु शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त मत जो है वह है रासु का रसायन, तो ये तो गलत है। रास, ये भी गलत है। तो सबसे ज़्यादा रासु शब्द की उत्पत्ति का मत रासक शब्द से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? तो मनोरंजन साहित्य की रचना की है वह अमीर खुसरो ने की है। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी, मुकरियाँ, पहेलियाँ। तो ये अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी का संपादन किसने किया? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। हमने बताया था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी का संपादन किया है। आगे प्रश्न करते हैं कि कौन सा कथन सही है? तो ये संदिग्ध प्रश्न है, इसका उत्तर थोड़ा सा गलत है, इसलिए मैं इस प्रश्न को बाद में बताऊंगा। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सिद्धों की संख्या 84 सिद्ध माने गए हैं। आगे बात करते हैं हम, सिद्धों का उचित समय कब माना गया है? तो सिद्धों का जो उचित समय माना गया है वह 7वीं से 8वीं शताब्दी सिद्धों का उचित समय माना गया है। अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो नारी निंदा जो हमें देखने को मिलती है
वह मिलती है हमें नाथ साहित्य में, नारी निंदा में देखने को मिलती है। नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो गुरु महिमा है, नारी निंदा की गई है, इंद्रिय निग्रह है, इसमें गृहस्थों का आदर की जगह क्या है? अनादर है, अनादर भाव है, तो यह जो है नहीं है। अगले प्रश्न में बात करते हैं वर्ण रत्नाकर के रचयिता। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं वह हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, विद्यापति नहीं है और ना ही स्वयंभू। विद्यापति की रचनाएं जो है वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। स्वयंभू की रचना है वो है पौमचर्यू जो राम काव्य है। अब बात करते हैं डिंगल और पिंगल की। तो प्रश्न है कि अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो जो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश होता है उसको हम डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल भाषा कहते हैं। और जो ब्रज मिश्रित अपभ्रंश होता है उसको हम पिंगल भाषा कहते हैं। तो ये जो आदिकाल में था प्रमुख भाषाएं थी। आगे प्रश्न बात करते हैं कि आदिकाल का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो खुसरो की पहेलियाँ या मैथिली या प्राकृत पेंगलम या पद्मावत। तो पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी का है ये सूफी काव्य का है, ये भक्ति काव्य का है, जो आदिकाल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति की रचना किस भाषा में हुई है? तो विद्यापति की जो पदावली है उसकी रचना हुई है मैथिली भाषा में। अगला प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? तो आदिकाल में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किया है वो क्या है? अमीर खुसरो ने अपनी पहेलियों में, मुकरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो इनमें से जो जैन धर्म का संबंध है जो विद्यापति हैं तो इनका संबंध जैन धर्म से नहीं है, जबकि स्वयंभू, धर्मपाल और जो हिंदू ये जैन धर्म के अनुयायी थे। विद्यापति क्या थे? शैव थे। मैंने बताया भी था वीडियोज़ में, शैव थे विद्यापति। खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। और रसखान और रहीम को हम भक्तिकाल में पढ़ेंगे। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा के रचनाकार धर्मपाल हैं। खुसरो की तो मुकरियाँ हैं, स्वयंभू का पौमचर्यू है और जोइंदू का क्या है? योगसार जो रचना है वह जोइंदू की रचना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचना करने वाले पहले कवि थे। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? तो जो शिलाओं पर लिखा जाने वाला ग्रंथ है वह है राउलवेल। जो किसके ने लिखा है? रोड़ा कवि का लिखा हुआ है राउलवेल। चर्यापद जो है यह लिखा गया है, चर्यापद की रचना की है सबरपा ने। किसने? सबरपा। ठीक है, तो चर्यापद की रचना की है वह सबरपा ने की है। इसका जो सही उत्तर है वो राउलवेल है। जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में रचित जो गद्य रचना वह है वर्ण रत्नाकर। और ये किसकी है? ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, मैथिली भाषा में लिखी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है हिंदी आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा रामकुमार वर्मा, इनका आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है। आगे प्रश्न की बात करते हैं पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो पृथ्वीराज रासो को हम जो है वीर गाथा काल में वीर काव्य के रूप में रखेंगे। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो का जो सर्वाधिक विवादित पक्ष है तो वह उसकी ऐतिहासिकता है। अगला प्रश्न है पाहुण दोहा के रचयिता। तो पाहुण दोहा के जो रचयिता हैं वह हैं, कौन है पाहुण दोहा के रचयिता? मुनि राम सिंह जो हैं पाहुण दोहा के रचयिता हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें है कि इनमें से रासो काव्य में श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ जो है बीसलदेव रासो का है। और बीसलदेव रासो किसने लिखा है? यह लिखा है नरपति नाल ने। ठीक है, नरपति नाल ने बीसलदेव रासो की रचना की है। और जो परमाल रासो है वह जगनिक का है, हमीर रासो सारंगधर का है और पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई का। आगे बात करते हैं प्रश्न की इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? तो सबसे प्राचीन कृति जो है वह है शिव सिंह सेंगर की। कब?
कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1883 में। मिश्र बंधु का था 1888 में। गणपति चंद्रगुप्त का था 1865 में 1965 में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था 1929 ईस्वी में। आगे बात करते हैं रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वह है श्रृंगार काल। और श्रृंगार काल किसने कहा है? ये कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है श्रृंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि का वर्णन है? दोहा कोश में सरहपात का वर्णन किया गया है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आने वाली वीडियोस में हम और प्रश्न लाएंगे आदिकाल से संबंधित। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपकी हिंदी विद मनु मेरे